हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल? सब ठीक? तो लो, अब मैं आ चुकी हूँ फिर से तुम्हारा 11th को रीस्टार्ट करने के लिए। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। 11th जो है ना बेटा, वो बेस है 12th स्टैंडर्ड का। बीच में आई वॉज थोड़ा सा बिजी। वी वेंट टू बैंगलोर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस थे वहां पे। तो बैंगलोर से जब रिटर्न आई, थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इसलिए बीच में ब्रेक टाइप का हो गया था। बट डोंट वरी, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 30 दिन के अंदर में तुम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की ना जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है? आई नो 23rd मार्च से तुम्हारा पेपर वगैरह है। अगर कुछ और डिफरेंट अपडेट है तो वो भी बता देना। तो उसके पहले तुम्हारा पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई एम सो सॉरी कि बीच में ऐसा गैप हुआ। अब हम लोगों ने बेटा फर्स्ट जो चैप्टर है इसका लाइव सेशन देख लिया, जो कि 2 पार्ट में हमने कवर किया था। तो अब हम लोग करने वाले हैं हमारा वन शॉट वाला सेशन, जो कि एकदम शॉर्ट में मैं ट्राई करूंगी कि कवर हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पे ये नोट्स ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। स्टिल मैं ये नोट्स फिर से पिन कर दूंगी इन केस आपके पास ये रिकॉर्डेड वाला आए। वन शॉट रिकॉर्डेड में देखने का फायदा क्या होता है कि इसमें कोई बात वगैरह नहीं कर रहा। इसमें आप लोगों को डायरेक्टली पूरा का पूरा नोट्स जो है ना वो मिल जाएगा, और डायरेक्टली एकदम कंसाइज्ड वे में, डेंस वे में तुम पढ़ाई कर पाते हो। इसके वजह से अगर तुम्हारा लाइव सेशन हो गया तो ये देखना शुरू करो। कल आ जाएगा तुम लोगों का सिस्टमैटिक्स का लाइव वाला लेक्चर। ठीक है? तो लाइव सेशन होगा, देन यू विल गेट वन शॉट लाइव सेशन, वन शॉट लाइव सेशन, वन शॉट, ऐसे करके पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा? विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है? चलो, अब हम लोग जब बात कर रहे हैं बेटा लिविंग वर्ल्ड की, जब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड की, तो ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर क्यों चूज किया गया पता है? क्योंकि ये चैप्टर पूरे के पूरे 11th एंड 12th बायोलॉजी का बेस बनता है। जितना भी हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन सबका बेस यहाँ पे आके अटकता है कि भैया ये जिंदा भी है या नहीं। और बेसिकली ये सारी चीजें दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। बट इन सारे कॉन्सेप्ट से पहले हमारे दिमाग में एक घंटी बजती है कि मैडम लिविंग का मतलब ही क्या होता है? हाउ कैन वी से कि ये बंदा लिविंग है और ये बंदा लिविंग नहीं है? ऐसा वो अलग क्या दिखा रहा है? ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक लगता है, तुमको ऐसा लग रहा होगा कितना वाहियात सा बात है, मतलब क्या ही है ये, मतलब लिविंग पूछ रही है। तो बेटा जब फर्स्ट टाइम एक बंदा डिफाइन कर रहा था ना लिविंग को, उसके लिए ये बात थोड़ी सी टफ थी, थोड़ी सी अलग सी बात थी, एब्स्ट्रैक्ट बात थी, वो समझ नहीं पा रहा था, वो बता नहीं पा रहा था, है ना? तो उसके बाद उसने कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स बताए, और उन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के ऊपर हम ये पता करते हैं कि वेदर ये जो ऑर्गेनिज्म है उसको मैं लिविंग कंसिडर करूं या नॉन लिविंग। और ये चैप्टर बेस बनेगा तुम्हारे प्लांट क्लासिफिकेशन का, तुम्हारे एनिमल क्लासिफिकेशन का, तुम्हारे सिस्टमैटिक्स चैप्टर का भी। तो ये चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं ट्राई करूंगी विद इन 1 आवर ये चैप्टर आपका खत्म हो, कि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। ठीक है? अगर सेशन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स मैंने लिखा लिखा के पढ़ाए हुए, बट अभी टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए डायरेक्टली नोट्स पे ही पढ़ा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होता है भैया लिविंग होता क्या है? तो भैया लिविंग वो है जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। एक डेफिनेट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करते हैं। तो भैया कौन से है वो कैरेक्टरिस्टिक? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मान लो ग्रोथ का। मतलब जो इंसान ग्रो करेगा मैं उसको जिंदा मानूंगी, मैं उसको लिविंग मानूंगी। ठीक है? क्या मानूंगी उसको बेटा जी? मैं उसको लिविंग मानूंगी। बट मैम एक बात बताओ, रेत का टीला भी तो ग्रो हो रहा है, उसका भी तो साइज बढ़ रहा है, तो आप उसको नॉन लिविंग बोल रहे हो और हमको लिविंग बोल रहे हो? ऐसा कैसा चलेगा? हमको ऐसा नहीं चलेगा बिड़ू। तो यहीं पे आता है एक ग्लिच। अब जैसे एक रेत का ढेला है, उसके ऊपर और रेत आते आते और रेत आते आते रेत जो है ना ढीला वो बढ़ता जाएगा, है ना? बराबर सी बात है, रेत का ढीला बढ़ता जा रहा है, बट इट डजंट मीन ना कि वो लिविंग है। तो बेटा यहाँ पे ग्रोथ जब तक इंट्रिंसिक अंदरूनी ग्रोथ नहीं होगा, हम कंसिडर करेंगे ही नहीं इस ग्रोथ को एज अ ग्रोथ वाला ग्रोथ। यानी कि हम इस ऑर्गेनिज्म को जो सिर्फ ग्रोथ दिखा रहा है उसको मैं नहीं ये बोल सकती कि भाई अगर ये चीज ग्रो कर रहा है मतलब ये लिविंग है, नहीं तो मुझे सबको लिविंग बोलना पड़ेगा, और ये तो हमको एकदम गवारा रहेगा नहीं कि हम किसी को भी लिविंग उठा के बोल दें। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, हम इसको बोल देंगे ग्रोथ। you're not an inclusive characteristics। अब आगे देखते हैं, बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड। तो बेटा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक कलेक्टिव टाइप का एक रिएक्शन है
जो कि दो रिएक्शन से मिलजुल के बना है। एक होता है बेटा जी एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है बेटा जी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, एनाबॉलिज्म मतलब बनना। मान लो कि मैंने पनीर खा लिया, अब ये पनीर खा के मेरे शरीर में मेरे को प्रोटीन मिल गया, अब यही प्रोटीन का ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड बन रहा है, तो ये बेटा कैटाबॉलिज्म हो गया। बट वही कैटाबॉलिज्म के बाद जब ये सारे अमीनो एसिड मिलके अगर प्रोटीन बना रहे हैं ना बेटा, वो एनाबॉलिज्म हो गया। ये मैं इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको ओनली एग्जांपल मत कंसिडर करना। और ये दोनों चीजें जब साथ में होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। सब कहते रहता है बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, बट होता क्या है भैया मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस व्हिच इज एनाबॉलिज्म एंड बेटा कैटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नहीं दिखा पाएंगे। मैं इसको पनीर के कोफ्ते के अंदर डुबा भी क्यों ना दूं, इसके अंदर ब्रेकडाउन या फिर फॉर्मेशन होगा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने मेटाबॉलिज्म को बेटा यहाँ पे एक इंक्लूसिव कैरेक्टर माना है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म दिखाएगा मैं मानूंगी कि ये ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो जिंदा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब मेरे को फिर से ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना है। अब ये रिप्रोडक्शन किया जाता है सो दैट स्पीशीज का कंटिन्यूएशन रहे। बट इस डेफिनेटली रिप्रोडक्शन वही कर सकता है जो जिंदा है, बट क्या उसको मैं इंक्लूसिव कैरेक्टर बोलूंगी? इंक्लूसिव कैरेक्टर का ना बेसिक मतलब बताती हूँ। इंक्लूसिव कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर ये कैरेक्टर इस बंदे में नहीं रहा तो मैं कंसिडर ही नहीं कर सकती इसको लिविंग। अब एक बात बताओ, सलमान खान बोलेगा भाई मैंने रिप्रोडक्शन नहीं किया, मैं क्या नॉन लिविंग हूँ? मैं क्या बेवकूफ हूँ? मैं नहीं हूँ लिविंग? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, यहाँ पे तुम्हारी वर्कर बीज होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जैसे म्यूल्स वगैरह हो गए, ये सारे लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट इट डजंट मीन कि वो लिविंग नहीं है। तो उसी टाइम पे हमने कह दिया कि भैया रिप्रोडक्शन जो है ना वो इंक्लूसिव कैरेक्टर में हम कंसिडर नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी के। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब हो गया, मान लो कि अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, ठीक है, और मेरा जो बॉडी है ना वो रिस्पॉन्ड करे कि हाय बड़ी ठंडी है, दैट इज बीइंग रिस्पॉन्सिव। ठीक है, बट यहाँ पे मैं अगर अपने जैकेट को नॉर्थ पोल पे भी डाल दूं तो क्या जैकेट को कोई फर्क पड़ेगा? उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसको ठंडी लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, वो वैसे ही रहेगा। तो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं दिखा सकते नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाकी इरिटेबिलिटी, ये बाल ना मेरे सर के ऊपर आके ना इरिटेट कर रखा है मेरे को, क्या है ये? दिमाग खराब कर रखा है इस बाल ने, इरिटेट हो रहा है मुझे, इरिटेट हो रहा है, मेरे चेहरे पे से बाल हटाओ। तो ये क्या होगी? ये इरिटेबिलिटी हो गया, और ये कैरेक्टर होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब मेरे बाल को इरिटेट हो रहा है, मैं उसको बार बार ऐसे कर रही हूँ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉन लिविंग थिंग है बेसिकली। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी जो है ना, ये भी एक तरीके से इंक्लूसिव कैरेक्टर हो गया। ग्रोथ के बारे में हमने ऑलरेडी बोल दिया। एक और बार आप लोगों को बता दूं, इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वो होता है कि ये ऐसे कैरेक्टर जो एनी हाउ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो ही, कैसे भी होना ही चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा। अब हम लोग देखेंगे कि ये पूरे लिविंग वर्ल्ड का सैडेस्ट पार्ट क्या होता है। सैड पार्ट क्या होता है? डेथ, एजिंग। अब जब तुम्हारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना एक तरीके से पूरा जो मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गन सिस्टम, जब उनकी फंक्शन करने की एबिलिटी वो लोग लूज करते हैं ना बेटा, उसी को हम लोग एजिंग कहते हैं। और जब ये सारी चीजें काम करना बंद कर दे उसको डेथ कहते हैं। तो ये अपने लिविंग वर्ल्ड का सैडेस्ट पार्ट है। और ये डेथ जो है ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह काम आता है, क्योंकि एनर्जी बेटा कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो हमने एनर्जी ली है वो एनर्जी वापस जानी ही है जब हमारा डेथ हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से कहा जाता है, एक फेमस सॉन्ग है, एक फेमस सेइंग है कि माटी से आए हैं और माटी में जाना है। तो किस बात का घमंड करना भैया? जब माटी से आए हैं, माटी में जाना है, तो इस माटी के लिए कुछ करके जाओ, इस माटी को खराब ना करो। किस बात का घमंड यार? जब सब इंसान गरीब, अमीर, होशियार, बेवकूफ, सब बंदा वही जाने वाला है, तो तुम खुद को सुपीरियर कैसे मान रहे हो? है ना? एक थोड़ा सा लाइफ सेइंग भी हो गया, थोड़ा दिल की बातें भी हो गई यहाँ पे। अब आगे देखते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है। जैसे तेरे मेरे बीच में क्या है, ये बायोलॉजी
और एग्जाम्स। बट ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है भैया? तो ये जानने के लिए आप लोगों को सिस्टमैटिक समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। बट इस चैप्टर में हम क्या सीख सकते हैं जिसके वजह से मुझे ये समझ जाए कि तेरे मेरे बीच में क्या है, आई मीन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में यार, कम ऑन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क, जोलॉजिकल पार्क एंड आइडेंटिफिकेशन कीज। बेटा ये सारी चीजें तुम्हें पता होना जरूरी है, क्योंकि ये जब अगर तुम लोग कभी आगे जाके बॉटनी लोगे तो तुम्हें बड़ा यूज आएगा ये, या फिर आगे जाके तुम लोग कोई रिसर्च वगैरह करने गए तो तुम्हें बड़ा यूज आएगा, क्योंकि तुम्हारे सामने नया ऑर्गेनिज्म रहेगा या तुम्हें कोई ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है, तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दीज थिंग्स, दीज सिस्टमैटिक्स। ठीक है बेटा? तो क्या आप रेडी है जानने के लिए कि इन दोनों के बीच में क्या है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे कुछ बेसिक चीजें बात कर लेते हैं, बेसिक बातें। अगर ये पता रहेगा तो आगे की चीज भी इजी हो जाएगी। बस ज्यादा बाकी नहीं है, चैप्टर में थोड़ा ही बाकी है एंड लिटरली अभी 10 मिनट्स हुआ है। आई टोल्ड यू ना, बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है इसमें। ठीक है? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा क्या होता है? तो प्लांट लाइफ होता है जो कि पर्टिकुलर एरिया या टाइम में ऑकर हो रहा है। क्या है फ्लोरा? तो इट इज अ प्लांट लाइफ जो कि पर्टिकुलर एरिया और टाइम में ऑकर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं कि फॉर एग्जाम्पल आई कैन से 2020 के ड्यूरेशन में, 2020 के ड्यूरेशन में इस पर्टिकुलर एरिया में ये टाइप के प्लांट ऑकर कर रहे हैं, उसको कहते हैं फ्लोरा। ठीक है? मतलब अगर मुझे उस जमाने के बारे में कोई टिपिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उस समय पे हम लोग फ्लोरा की स्टडी करते हैं रिलेटेड टू प्लांट लाइफ। आफ्टर दैट यू कैन सी बेटा मैनुअल। मैनुअल मतलब क्या होता है? अभी जैसे तुम लोगों को कोई सामान है तो उसके अंदर यूजर मैनुअल होता है कि इसके हिसाब से तुमको ये जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज करना है। ठीक है? तो यहाँ पे मैनुअल क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कीज होती है जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है स्पीशीज का उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट चीज है बेटा तुम्हारा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, मोनो का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मोनो शब्द दिख रहा होगा। मोनो का मतलब ही क्या होता है? एक। तो जब तुमको कोई एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में स्टडी करनी है ना बेटा, उसको ही तुम क्या कहोगे बेटा? मोनोग्राफ कहोगे। तो फ्लोरा समझ गया? फ्लोरा मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस समय के दौरान कौन सा प्लांट लाइफ ऑकर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरा। फिर मैनुअल का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन की प्रेजेंट है जिसके वजह से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। अब इंफॉर्मेशन कीज क्या होती है? तो तुम्हारे पास ना लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर एग्जांपल तुमको कोई नया नवेला ऑर्गेनिज्म मिला, तुम्हें उसका नामकरण करना है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो तुम्हें ना सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और अगर वो क्वेश्चन का जवाब यस है तो तुम आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन का जवाब नो है तो वहीं के वहीं तुमको आंसर मिल गया। क्वेश्चन का जवाब जब जब तुम यस देते जाओगे तुम लीड्स में आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ पे क्वेश्चंस को लीड्स कहा जाता है। ठीक है? अब बात करेंगे मोनोग्राफ के बारे में। मोनोग्राफ मतलब क्या होता है? एक अकेले चीज के बारे में, एक अकेले बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में जब मैं स्टडी करूँ उसको मोनोग्राफ कहते हैं। अब वो जो हम तभी बात कर रहे थे कि लिविंग नॉन लिविंग के बीच में क्या है, तो वो सारी चीजें अभी फटाफट से देख लेते हैं। आगे बढ़ते बेटा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बेटा जी हर्बेरियम का मतलब क्या होता है। तो हर्बेरियम में ना मरे कुटे प्लांट्स को रखा जाता है। याद रखना, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोटानिकल गार्डन एंड हर्बेरियम, क्योंकि बच्चे होते हैं कंफ्यूज। पेपर चेक करते समय मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूज होते हुए, बट तुम मेरे बच्चे हो, तुमको कंफ्यूज होना अलाउड है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है? तो हर्बेरियम जहाँ पे चीजें हरी भरी होनी चाहिए थी वहां पे चीजें मुर्दा है, हरी भरी नहीं है बल्कि मुर्दा है। तो हर्बेरियम क्या होता है? ये प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज का कलेक्शन होता है। इसको यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। क्या किया जाता है? प्लांट्स को, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लांट को ढूंढा है। ठीक है? अब मैंने वो प्लांट को ढूंढ लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगी? उसको ड्राई करूंगी। ठीक है? फिर उसको सेम शीट ऑफ पेपर के ऊपर पे रखूंगी। मैंने कौन से एरिया से लाया,
फिर उसके बाद में मेरा नाम क्या है, उस प्लांट का नाम क्या है, स्पीशीज का नाम क्या है, ये सारी चीजें कलेक्टेड बाय वगैरह करके मैं उसको एक ही शीट ऑफ पेपर में ड्राई करके रख दूंगी, सो दैट अगर किसी को उस प्लांट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हर्बेरियम में जाके उस प्रिजर्व प्लांट को देख सकता है। अब क्यों हर्बेरियम वगैरह बनाया जाता है, सो दैट अगर कोई प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाला रहे तो उस टाइम पे हम उसके बचे कुचे अवशेषों से नया प्लांट जनरेट कर पाए। ये एक रीजन होता है। दूसरा, वो अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज किस चीज से, कौन से फैमिली से, कौन से स्पीशीज से बिलोंग करता है, स्टिल मैं हर्बेरियम का यूज कर सकती हूँ, साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज करती हूँ और साथ साथ में क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज करती हूँ। तुम्हारे जो भी साइंटिफिक स्टडीज होते हैं, फर्दर स्टडीज जब तुम करोगे तो उसमें हर्बेरियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा यू हैव बोटानिकल गार्डन। I am telling you again, do not get confused between botanical garden and your herbarium. Botanical garden में जिंदा होते हैं plants. अब यहाँ पे botanical garden के वजह से काफी लोग मोटिवेट होते हैं, काफी लोग इन्फैक्चुएट या आई वुड से अट्रैक्ट होते हैं वो खूबसूरत प्लांट्स को अपने घर में रखने के लिए। यहाँ पे तुम प्रॉपर स्टडी बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सुंदरता दिखा के बेचने का भी लोग काम करते हैं। तो ये गार्डन्स होते हैं जिसके अंदर कलेक्शन, कल्टीवेशन और डिस्प्ले किया जाता है बहुत सारे प्लांट्स के वैरायटीज को। ठीक है, अब ये क्यों यूज किया जाता है, तो यहाँ पे मैं कंजर्व कर रही हूँ प्लांट्स को, क्योंकि जब मैं लोगों को इंपॉर्टेंस दिखाऊंगी कि हाउ ब्यूटीफुल द प्लांट्स आर, हाउ इंपॉर्टेंट द प्लांट्स आर, तो अपने आप लोगों को ना उसके प्रति प्यार जागने लगेगा। और अगर प्यार जागने लगा ना प्लांट्स के प्रति तो लोग उसको खराब करना छोड़ देंगे। लोगों को अगर एस्थेटिक लगने लगा तो चीजें करना छोड़ देंगे। अब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, जो जानवर होते हैं, तुम मेरे पे बिलीव नहीं करोगे तो सर्च कर सकते हो, जो जानवर होते हैं उनको उनके एस्थेटिक के हिसाब से उनके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं। जैसे पांडास जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है उनको प्रिजर्व करने के लिए, शेर के ऊपर, फिर टाइगर के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा डाला जाता है सो दैट इनको प्रिजर्व करना है, क्योंकि दे लुक एस्थेटिकली अपीलिंग। तो बोटानिकल गार्डन एक तरीके से एक यू कैन से एफर्ट है सो दैट तुम्हारा जो ये पूरा प्लांट का जो भी रिजर्वायर है वो प्रिजर्व्ड रहे, थोड़ा कंजर्व्ड रहे। ठीक है, प्रिजर्व इज रॉन्ग वर्ड यार, यहाँ पे कंजर्व वर्ड आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क्स के बारे में। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन पार्क में तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स बेसिकली। यहाँ पे इनको कंजर्व किया जाता है और बेसिक यहाँ पे मोटिव होता है इन लोगों का कंजर्वेशन, रिसर्च और साथ में एजुकेशनल पर्पस भी रहता है। लोग आते हैं यहाँ पे फॉर स्टडी, फॉर द रिसर्च, फॉर द पीएचडी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे उनको बहुत चीजें सीखने मिलती है कि एक प्लांट के कितने डिफरेंट स्पीशीज, कितने डिफरेंट वैरायटीज एग्जिस्ट कर सकते हैं, छोटा सा वेरिएशन से भी कितना बड़ा चेंजेस आ सकता है, ये सारी चीजें सीखने को मिलती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज योर जूलॉजिकल पार्क्स। ट्रस्ट मी, दिल से बता रही हूँ, जूलॉजिकल पार्क्स तो मुझे बिल्कुल एकदम ऐसे दिल दहकता है मेरा उसमें, क्योंकि भाई जूलॉजिकल पार्क्स बेचारे जू में वो जानवरों को रखा जाता है एज अ डिस्प्ले, उनका कंसेंट भी नहीं है यार, क्या पता उनका मन ही नहीं हो वहां रहने का, उनको रखा जाता है, कुछ भी खिला दिया जाता है, एक तरीके से अजीब इन्वायरमेंट दिया जाता है। अभी मैंने लिटरली देखा था, मतलब जब मैं इसमें थी कॉलेजेस में तो उनको अब जूलॉजी वाले बच्चे तो उनको लेके गए थे हम लोग जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे कहाँ है यार वो, थाने, थाने आई गेस, देखो मेरा दिमाग से गया अभी वो जगह का नाम, वहां लेके गए थे हम लोग उनको। तो लिटरली सब लोग बहुत ऐसे सैड हो गए थे, क्योंकि वहां पे क्या कर रहे थे पता है, जो बंदर था ना उसको चिप्स का पैकेट दे रहे थे, वो बंदर का एपिटाइट है ही नहीं वो सारी चीजें खाने का, और तुम उसको वो दे रहे हो जस्ट बिकॉज तुमको मैंने बोल दिया कि वो तुम्हारा पूर्वज है, तुम उसको कुछ भी खिला दोगे। तो जो बाहर से छोटे मोटे बच्चे वगैरह आते हैं या कोई अजीब आता है जिसको नॉलेज नहीं है ना, वो लोग वही करते हैं, उसको अपना खाना खिला देते हैं। अब उसको आदत हो जाती है, ये जो शुगरी प्रोडक्ट्स है इसका एडिक्शन हो जाता है लिटरली। तुम शुगर खाना छोड़ो, तुम इतना क्रेविंग्स होगा खाने का कि क्या ही बताऊं। तो उनको भी क्रेविंग्स होने लगता है। बहुत सारे जानवरों में जो स्पेशली जूज में है उन लोगों में फैटी लिवर रिपोर्ट किया गया है, फैटी लिवर हो जाता है उनको, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ फूड है, वो लोग का आदत ही हेल्दी खाने का, और तुम उनको क्या ही कचरा खिला रहे हो, वो बात हो जाती है यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताती हूँ जूलॉजिकल पार्क्स होता क्या है। तो यहाँ पे जानवरों को रखा जाता है एक तरीके से, उनका इन्वायरमेंट वो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा ही घर है, जंगल जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, भले वो जंगल हो या ना हो बट दिखाते हैं वैसा। ठीक है, तो ये
जब शुरू किया गया था ना, बहुत अच्छे भावना से शुरू किया गया था कि यहाँ पे प्रिजर्वेशन हो पाए, जितने भी तुम्हारे प्रिजर्वेशन कह रही हूँ, कंजर्वेशन हो पाए तुम्हारे सारे एनिमल्स का, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। बट लोग अब उसको थोड़ा कमर्शियल वे में यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको रिसर्च, वाइल्ड लाइफ पर्पस, एजुकेशन, इन्हीं सब चीजों के लिए यूज किया जाना चाहिए, और यूज किया जाता था जब फर्स्ट टाइम बना था। और कंजर्वेशन तो इसके अंदर है ही, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव म्यूजियम्स। म्यूजियम्स मतलब जहाँ पे कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स है, उसको इसी के अंदर टैक्सीडर्मी का पार्ट आ जाता है। टैक्सीडर्मी मतलब पूरा का पूरा जानवर है, और जानवर के अंदर ना स्टफिंग भर रखी है, मतलब शरीर उसी का है बट अंदर स्टफिंग किसी और चीज की भर रखी है, टू शो के हाँ ऐसा दिखता था पहले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर तुम नेहरू साइंस प्लेनेटोरियम में जाओगे तो वहां पे भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें हिस्ट्री का दिखाया है। बाकी म्यूजियम्स में तो तुमको डायनासोर वगैरह की हड्डियां, अवशेष है, ये सब भी मिल जाएगा। बट उसको प्रिजर्व करना ना बहुत तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती से उसको प्रॉपर सोल्यूशन में, प्रॉपर कंडीशन में प्रिजर्व नहीं किया ना, तो वो लोग डीके भी हो सकते हैं। अब म्यूजियम में इतने पुराने जमाने के ऑर्गेनिजम्स रखे तो रिसर्च पर्पस के लिए होगा। देखो, अगर तुम्हें मीनिंग पता है ना इन सारी चीजों का, तो तुम्हें ये समझ जाएगा कि उनको किस चीज के लिए यूज किया जाता है, समझा? तब इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल। तो म्यूजियम रखा हुआ है, इतने सारे पुराने ऑर्गेनिजम्स है, तो ऑब्वियसली किस चीज के लिए उनको यूज करेंगे बताओ? तो उनको यूज किया जाता है सो दैट वहां पे डिस्प्ले कर पाए उनके ऑर्गन्स कैसे होते थे, या फिर कभी उनके ऊपर रिसर्च कर पाए कि कुछ सिमिलैरिटी वगैरह है भी या नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसका ना मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दूंगी कि क्यों रिसर्च किया जाता है। मेरे ना आंख में कुछ चला गया, मैं गाड़ी चला के आई ना, गया है मेरे आंख में कुछ तो, ठीक है। हाँ, तो फिर जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक बंदी है, वो बंदी ना, उसको एक बार नॉट फील हुआ था, ठीक है। तो उसको, उसने मतलब घर वालों ने करवाया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो कैंसर मिला उसको, कि उसको कैंसर था और बहुत ज्यादा हाईली डेवलपिंग कैंसर था। तो वो बंदी सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि उसको बहुत एक्सट्रीम कैंसर हो गया था। उसके सेल्स इतना मल्टीप्लाई कर रहे थे, इतना मल्टीप्लाई कि उसको रेडिएशन से रोका जा ही नहीं सक रहा था। तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, वो रेडिएशन उसके ऊपर कैसे कैसे डाला गया मालूम है? मान लो एकदम हाई न्यूक्लियर रेडिएशन डाल दिया, कुछ इफेक्ट नहीं। लिटरली स्पेस में अंडर ग्रेविटी भी छोड़ा गया, मतलब जीरो ग्रेविटी में, स्टिल उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर वो सेल्स को स्टोर किया, और वो सेल्स के थ्रू आज तुम लोग के जितने भी वैक्सीन है, पोलियो से लेके कोविड-19, सब में वही सेल्स का यूज किया गया है। लिटरली वो बंदी सिर्फ 125 एलबीएस की थी, और उसके सेल्स एक बड़े रूम से भी ज्यादा बन चुके हैं। इतने ज्यादा लार्ज नंबर में वो सेल्स बनते जाते हैं। ये तभी हो पाया ना जब वो लोग दे वर एबल टू प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर सेल। नहीं तो प्रिजर्व ही नहीं कर पाते तो कहाँ से स्टडी करते, कहाँ से रिसर्च करते हैं? तो ये सारी चीजें ना थोड़ा रिसर्च स्टडी के बेसिस पे भी होती है। अब मान लो ये सारी रिसर्च वगैरह तो हो गई, पुरानी चीजें हो गई, बट अगर मुझे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म मिला, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है और मुझे इसका नामकरण करना है कि पूरी दुनिया इसको इसी नाम से बुलाए, तो उसके लिए मुझे इसके कैरेक्टर से मिलता जुलता नाम ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा आइडेंटिफिकेशन कीज होते हैं। ये एक टूल है जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसके वजह से हमें हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को। इसके अंदर में बेटा सीरीज ऑफ चॉइसेस होते हैं, जिसके वजह से तुमको एक प्रॉपर नाम मिल पाता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दे पाते हैं। हर क्वेश्चन को बेटा लीड्स कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि हर क्वेश्चन एक प्रॉपर नाम की तरफ लीड कर रहा है, इसलिए इसको लीड कहा जाता है। एंड दैट इज हाउ योर आइडेंटिफिकेशन कीज आर। और ऐसे ही नाम दिया जाता है। यस बोला तो आगे जाएंगे, नो बोला तो वहीं पे रुक जाएंगे और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डज दैट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स मेटाबॉलिज्म, तो हमने बोला यस, तो बोलेंगे ओके इट्स लिविंग। वैसा टाइप का एग्जाम्पल में होता है, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अभी गैदर की है, यही इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट चैप्टर 2 ही लाइव सेशन के अंदर में कवर हो जाए, एंड देन उसका भी मैं वन शॉट डाल दूंगी, सो दैट इन केस अगर आपका लाइव सेशन मिस भी हो गया या आपको लाइव सेशन में पढ़ना नहीं पसंद है, तो यू विल हैव वन शॉट। और मैं ट्राई करूंगी एकदम छोटे से छोटा वन शॉट बने भाई, एकदम छोटे से छोटा। क्योंकि भाई वन शॉट का मतलब क्या हुआ कि एक ही बार में सारी चीजें खत्म हो जाए। मतलब ही नहीं है ना कि अगर मैं 4 घंटे का वन शॉट डाल रही हूँ,
मतलब अगर वो चैप्टर डिमांड ही नहीं करता है तो मैं 4 घंटे का क्यों डालूँ? जैसे ये चैप्टर मुझे पता है कि अगर मैंने सब यहाँ लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके थ्रू अगर आपको पढ़ा है, तो विद इन हाफ एन आवर भी कंप्लीट हो सकता है। तो व्हाई टू वेस्ट द टाइम? अब आपको क्या करना है, नोट्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया रहेगा। नहीं है तो लाइव सेशन के लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में नोट्स ऑलरेडी डाला हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको बेटा लेक्चर का नोट्स मिलेगा, बोर्ड का जो नोट्स है वो मिलेगा, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेगा और टेक्स्ट बुक हाइलाइट्स भी मिलेगा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं बच्चा, मैं टाइम आप लोगों को सुबह-सुबह ही इन्फॉर्म कर दूँगी कि कल हम कितने बजे मिलने वाले हैं। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग टिल द एंड। चलो, बाय बाय, सी यू सून।